Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about management of peptic ulcer and ये part 2 होगा वीडियो का. In my previous video, I have explained about peptic ulcer in detail. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को. सो फर्स्ट एनाल्जेसिक दिए जाते हैं. इसके अंदर पेन को मैनेज करने के लिए दी जाती एनाल्जेसिक ड्रग एंड एनाल्जेसिक के अंदर ओपियोइड्स दिए जाते हैं. एग्जांपल कोडीन दी जा सकती है. ठीक है, जो पेप्टिक अल्सर में जो पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये दिया जाता है, उससे रिलीफ पाने के लिए दिया जाता है. नेक्स्ट सो सेकंड जो ड्रग दी जा सकती है वो होती है एंटाएसिड. सो एंटाएसिड भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं पेप्टिक एसिड के ट्रीटमेंट के लिए. एंटाएसिड का क्या एक्शन होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देती है जो एक्सेस जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करती है. एंटाएसिड के एग्जाम्पल हैं जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट आता है इसके अंदर बिस्मथ सब सैलिसाइक्लेट ड्रग आती है. ठीक, सो जब ये पेशेंट इस मेडिकेशन को लेगा तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि हमेशा जो एंटाएसिड है उसको खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है या खाना खाने के 3 घंटे बाद लेना है. ठीक है, बट जो एंटाएसिड मेडिकेशन होते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उससे डायरिया भी हो सकता है. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटाएसिड है उसकी वजह से डायरिया भी अक्कर हो सकता है. कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. जो ये बाकी की जो 3 दवाइयाँ थी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बिस्मथ सब सैलिसाइक्लेट से, इनसे तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं. बट जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे चांसेस रहते हैं डायरिया के. ठीक है, सो थर्ड इसके बाद जो मेडिकेशन दी जा सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर वो होती है एंटीकोलिनर्जिक. सो एंटीकोलिनर्जिक जो मेडिकेशन होती है ये भी HCl का जो लेवल बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने में या उस लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है. वैसे जो एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है. ठीक है, ये क्या करता है, ये सीधा जाके PNS पर एक्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा. तो PNS क्या करेगा, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है. वेगस नर्व HCl को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, इसलिए हमें ऐसी ड्रग देनी है इसके अंदर जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करे. ठीक है, ऐसे कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है ना एसिटाइल कोलिन का, सो इसके अगेंस्ट दी जाती एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट. नाउ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइल कोलिन इसको इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से कोलिनर्जिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. PNS स्टिमुलेट नहीं होगा एंड वेगस नर्व भी स्टिमुलेट नहीं होगी जिससे HCl का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा. इसका एग्जाम्पल होता है एट्रोपिन सल्फेट. फोर्थ ड्रग जो दी जाती है वो होती है एंटीबायोटिक. मेनली जो एंटीबायोटिक हैं ये इसके अंदर अगर H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है ये पेप्टिक अल्सर तो मेनली उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये. ठीक है, H. पाइलोरी जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके, सो उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल रहती एंटीबायोटिक. और इसके बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. सो इसके अंदर अमोक्सिसिलिन दी जा सकती है, टेट्रासाइक्लिन दी जा सकती है, मेट्रोनिडाजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन दिया जा सकता है. ये कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं पेप्टिक अल्सर की. नेक्स्ट म्यूकोसल बैरियर प्रोटेक्टेंट. म्यूकोसल बैरियर प्रोटेक्टेंट ये जो ड्रग होती है, जो मेडिकेशन होती है, जो म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करती है. ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, जब एक्सेसिव लेवल इंक्रीज़ हो जाता है HCl का जिसकी वजह से जो म्यूकोसल बैरियर डैमेज हो जाती है तो उस लेयर को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं. सो इसका एग्जांपल है सिरप सुक्रालफेट. ठीक है, सुक्रालफेट सिरप होता है, ये दिया जा सकता है. इसमें ये खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना होता है. बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसे कॉन्स्टिपेशन.
सो गाइस 6th नंबर पे जो मेडिकेशन दी जा सकती है मैनेजमेंट के लिए पेप्टिक अल्सर के, वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। सो जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? जो पैराइटल सेल्स होते हैं उनके हेड पर हिस्टामाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं उन रिसेप्टर्स के साथ एंड इनहिबिट करते हैं HCl के सिक्रीशन को। ठीक है, HCl का जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको इनहिबिट करेंगे। यानी इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे रेनिटिडिन ड्रग हो गई, निज़ाटिडिन हो गई एंड सिमिटिडिन हो गई। ये कुछ ड्रग आती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर। सो गाइस जो सिमिटिडिन ड्रग होती है, ये जो ड्रग होती है उन पर्सन में नहीं दी जाती, सिर्फ जो ज़्यादा वो वर्क करते हैं जिसमें अवेकनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ड्रग होती है BBB को क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिसकी वजह से सेडेशन अकर होता है। ठीक है, तो जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, H2 ब्लॉकर ड्रग होती है, ये हमेशा खाना खाने से 1 घंटे बाद पहले दी जाती है या खाना खाने के 3 घंटे बाद दी जा सकती है ये। ठीक है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसे कॉन्स्टिपेशन। 7th मेडिकल मैनेजमेंट में इंजेक्शन विटामिन B12 दिया जा सकता है, ये सबक्यूटेनियस या IM दिया जा सकता है। ठीक है, सो ये 200 to 900 mg पर ml दिया जाता है, ये इसकी डोज होती है। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ये जो प्रोटॉन पंप होता है या कह सकते हैं जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज होता है उसको ये इनहिबिट कर देती है ये ड्रग, जिससे क्या होता है जो एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो इनहिबिट होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ड्रग आते हैं, उसके एग्जांपल है जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, देन इस्मोप्राजोल हो गया या ओमिप्राजोल, ये कुछ एग्जांपल है इस ड्रग के। इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसे क्लोरोहाइड्रिया। ठीक है, क्लोरोहाइड्रिया इसका साइड इफ़ेक्ट है, इसका मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट ड्रग दी जा सकती है जो वो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का मीनिंग होता है ऐसी ड्रग जो एक्ट करती है एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही एक्ट करे जो ड्रग। एंड सो प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये एक म्यूकोसल बैरियर प्रोटेक्टेंट होता है। ठीक है, जो म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके डिस्ट्रक्शन होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये HCl का जो अमाउंट होता है उसको डिक्रीज़ करते हैं एंड जो बाइकार्बोनेट का लेवल हो गया उसको इंक्रीज़ कर देते हैं एंड जो GI की जो ब्लड फ्लो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, सो ये कुछ फंक्शन होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग वो ड्रग होती है जो प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल है मीज़ोप्रोस्टोल। मीज़ोप्रोस्टोल दिया जाता है इसके अंदर पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। सो नेक्स्ट 2 थेरेपी दी जाती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली अगर जो पेप्टिक अल्सर है वो H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से अक्कर हो रहा है। ठीक है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से अक्कर हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से 2 थेरेपी दी जाती है। फर्स्ट वन इज़ ट्रिपल थेरेपी एंड नेक्स्ट जिसका नाम होता है क्वाड्रिपल थेरेपी। सो ट्रिपल थेरेपी में मेनली जो ड्रग दी जाती है वो होती है, मेनली 3 ड्रग दी जाती है, जैसे अमोक्सिसिलिन दी जाती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गई, पेंटाप्राजोल होगी, ये तीनों ड्रग दी जाती है। ठीक है, जैसे 1 ग्राम दिया जा सकता है अमोक्सिसिलिन, 500 mg दिया जाता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एंड 40 mg दिया जाता है पेंटाप्राजोल। ये ड्रग दी जाती है, मेनली ये 7 से 14 दिन के लिए दी जाती है H. पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए। H. पाइलोरी की वजह से अगर हो रहा है पेप्टिक अल्सर तो। नेक्स्ट क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर मेट्रोनिडेजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड PPI मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग दी जाती है इसके अंदर। एंड प्लस में इसके अंदर इसमें 4 ड्रग दी जाती है, इसमें 3 दी जाती है ट्रिपल में। सो इसमें एंटाइसिड भी दिए जाते हैं प्लस में, फॉर एग्जांपल बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट। सो गाइस ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सर्जरी। सो क्या सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए?
तो सर्जरी के अंदर जो मेन जो परफॉर्म की जाती है वो होती है वेगोटमी। सो वेगोटमी क्या होती है? ये होता है सर्जिकल डिवीज़न ऑफ वेगस नर्व। मीन्स सर्जिकली कट किया जाता है जो वेगस नर्व होती है उसको, ठीक है, ताकि जो वेगस नर्व की जो स्टिमुलस है वो डिक्रीज़ हो जाए। अगर वेगस नर्व स्टिमुलस डिक्रीज़ होगी तो जो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलस कम जाएगी, ठीक है, स्टिमुलस डिक्रीज़ हो जाएगी पैराइटल सेल्स को भी, जिससे क्या होगा, जो HCl का जो सिक्रीशन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो वेगोटमी होती है ये। नेक्स्ट जो सर्जरी होती है वो होती है बिलोरिथ 1 एंड बिलोरिथ 2 सर्जरी, एंड इस सर्जरी को पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी कहा जाता है। जो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी होती है इसके अंदर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट होती है बिलोरिथ 1 एंड सेकेंड वन इज़ बिलोरिथ 2। सो बिलोरिथ 1 होता है, इसको गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टमी कहते हैं, एंड जो बिलोरिथ सेकेंड होता है इसको गैस्ट्रो जेजेनोस्टमी कहते हैं। नाउ जो बिलोरिथ 1 होता है इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है स्टमक का उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो स्टमक का जो बचता है, अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करके जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसका एनास्टमोसिस कर दिया जाता है ड्यूडेनम के साथ में। मीन्स उसको ज्वाइन कर दिया जाता है ड्यूडेनम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो गैस्ट्रोजेजेनोस्टमी होती है इसमें अफेक्टेड पार्ट होता है जो स्टमक का उसको रिमूव करके, प्लस इसमें जो ड्यूडेनम का जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको भी रिमूव किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता। अगर वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है तो उसको किया जा सकता है, ठीक है। बट जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो स्टमक का जो बचता है अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करके उसको ज्वाइन कर दिया जाता है जेजुनम के साथ। एनास्टमोसिस का मतलब होता है ज्वाइन कर दिया जाता है जेजुनम के साथ। सो ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है एक तो इसके अंदर, इसको कहते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। सो जो नेक्स्ट जो सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है वो होती है एंट्रेक्टमी। नाउ जो एंट्रेक्टमी सर्जरी होती है इसके इस सर्जरी के अंदर जो स्टमक एंट्रम होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ सर्जरी होती हैं जो कि यूज़ की जाती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आफ्टर सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी अक्कर हो सकते हैं, जैसे हैमरेज हो सकता है, ठीक है, एंड परनीशियस एनीमिया भी हो सकता है, डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है। जो डंपिंग सिंड्रोम होगा इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो डंपिंग सिंड्रोम होता है ये कोई डिजीज़ नहीं होती, ये कॉम्प्लिकेशन होती है जो देखी जाती है गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद। इसमें जो स्टमक का साइज़ होता है वो स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं सर्जरी के बाद जो हो सकती है। नाउ सर्जरी के बाद कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट होती है जो कि एक नर्स को परफॉर्म करनी होती है। वो क्या क्या होती है? फर्स्ट जो नर्स होगी उसको NPO रखना होगा पेशेंट को, नथिंग पर ओरल, जब तक गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। प्रॉपर वाइटल साइन को चेक करते रहना पेशेंट की। IV फ्लूइड देना है पेशेंट को। बाउल साउंड है, बाउल साउंड को चेक करना है पेशेंट की, ठीक है, सर्जरी के बाद। एंड डाइट क्या देनी है? हाई कार्ब्स डाइट देनी है, हाई कैलोरी वाली डाइट देनी है, प्लस हाई फैट डाइट दी जा सकती है। नेक्स्ट पोजीशन क्या देनी है? सेमी फावलर पोजीशन देनी है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए। ये फावलर पोजीशन देनी है ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। इससे क्या होगा, जो एस्पिरेशन के चांसेस होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। NG ट्यूब लगी होगी पेशेंट को, मोस्टली केसेस में लगी होती है सर्जरी के बाद। तो कभी भी जो NG ट्यूब होगी उसको रिमूव नहीं करना, इरिगेट नहीं करना, क्लैंप नहीं करना विदाउट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके प्रिस्क्रिप्शन के बिना। एंड मॉनिटर करना है पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम के लिए, जो कॉम्प्लिकेशन अक्कर होती है सर्जरी के बाद। इसके लिए मॉनिटर करते रहना पेशेंट को। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डंपिंग सिंड्रोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.